हेलो एवरीवन। बुक रीडिंग के इस सीरीज़ में हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का सेकेंड पार्ट को यहाँ पर देखेंगे। तो ये हमारा क्लास 8 साइंस का जो है वीडियो है। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो है क्रॉप प्रोडक्शन का दो प्रैक्टिसेस जो है हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। तो यहाँ हम लोग थर्ड प्रैक्टिस जो है क्रॉप प्रोडक्शन का एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र, तो यहाँ से हम लोग जो है वीडियो को शुरू करेंगे। तो यदि आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जो है वो अपलोड हो चुका है, आप फर्स्ट वीडियो को पहले देखिएगा और फिर जब सेकंड वीडियो को आप देखिएगा तो आपका चैप्टर जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो यह हमारा थर्ड प्रैक्टिस जो एक किसान करता है जब खेत में वो फसल को लगा देता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे दो प्रैक्टिसेस में क्या क्या देखे थे। तो फर्स्ट काम जो एक किसान करता है वो करता है मिट्टी को तैयार करना। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल था। ठीक है, और सेकंड स्टेप क्या था आपका, तो सेकंड स्टेप हम लोग देखे थे सोइंग, यानी कि बीज को बोना। तो जब मिट्टी तैयार कर लिया उसके बाद बीज को भी बोया चला जाता है। तो थर्ड जो काम एक किसान के द्वारा किया जाता है वो हमारा है मैन्यूर और फर्टिलाइजर को ऐड करना। ऐड करना मतलब क्या, मिलाना। ठीक है, तो मैन्यूर और फर्टिलाइजर होता क्या है, देखिए यहाँ पे इसका डिफाइन दिया गया है। The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plant are called manure and fertilizers। मतलब क्या है, तो वैसा सब्सटेंस जो न्यूट्रिएंट के फॉर्म में, ठीक है, सॉइल में क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, अलग से मिलाया जाता है प्लांट के हेल्दी ग्रोथ के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, मैन्यूर या फर्टिलाइज़र बोलते हैं। तो फर्टिलाइज़र आप देखते भी होंगे दुकान वगैरह में जो है आपका फर्टिलाइज़र का शॉप होता है मार्केट में, जहाँ फर्टिलाइज़र जो है आपको मिलता है, जैसे कि यूरिया हो गया, है ना। एनपीके एक जो है आपका खाद है जो कि खेत में डाला जाता है, ये फर्टिलाइज़र जो है बहुत ज़्यादा चलता है। तो एनपीके का क्या फुल फॉर्म है, तो एन मतलब नाइट्रोजन हो जाता है, पी का मतलब फॉस्फोरस है और के का मतलब है पोटासियम। ठीक है, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, तो ये भी एक तरह का क्या है, फर्टिलाइज़र है जो खेत में डाला जाता है। तो इस तरीके के और भी फर्टिलाइज़र है, शायद आगे आपका जो है कुछ एग्जाम्पल भी मिल जाए बुक में। तो यहाँ पर क्या है, मैन्यूर फर्टिलाइज़र होता क्या है, तो मैन्यूर फर्टिलाइज़र एक सब्सटेंस है जो हम लोग खेत में डालते हैं उसके ग्रोथ के लिए। ठीक है, एक तरह का न्यूट्रिएंट है ये। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, बूझो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म, इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट वेयर वीक, वाई डू सम प्लांट ग्रो बेटर देन अदर्स। तो बूझो के मन में एक सवाल आता है कि वो एक फार्म मतलब खेत में देखता है एक क्रॉप को जो बहुत हेल्दी था, जबकि एक नेबरिंग फार्म में देखा तो एक क्रॉप जो है आपका बहुत ज़्यादा वीक था। तो ऐसा क्यों है, तो उसका रीज़न वही है कि जो फर्टिलाइज़र जब खेत में डाला जाता है तो वो क्या होगा आपका, अच्छा मतलब हेल्दी क्रॉप वहाँ पे ग्रो होगा, है ना। तो यहाँ देखिए, सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स, these nutrients are essential for the growth of plants. In certain areas, farmers grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happens to the nutrient. तो यहाँ दिया गया है कि हमारा जो सॉइल होता है वो क्या करता है, प्लांट को मिनरल जो है प्रोवाइड करता है, यानी कि न्यूट्रिएंट देता है। यानी कि सॉइल में क्या होता है, न्यूट्रिएंट होता है और प्लांट जो है वो सॉइल से न्यूट्रिएंट लेता है। ठीक है, और ये जो न्यूट्रिएंट है वो एक प्लांट के ग्रोथ के लिए क्या है, इसेंशियल है, मतलब कि ज़रूरी है। इन सर्टेन एरिया, यानी कुछ खास एरिया में, यानी कुछ जगहों पे फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। वो एक ही खेत में फार्मर क्या करता है, एक के बाद दूसरा क्रॉप, दूसरे के बाद तीसरा क्रॉप, वो लगातार जो है उसको ग्रो करता है। ठीक है, द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फेलो, और खेत को वो कभी भी अनकल्टिवेटेड नहीं छोड़ता है ना, या उसको फेलो नहीं छोड़ता। फेलो मतलब पड़ती, अनकल्टिवेटेड का मतलब भी वही है कि उसमें हम लोग बिना कोई क्रॉप उगाए हुए उसको वो नहीं छोड़ता है, वो बस एक के बाद एक क्रॉप उसमें लगाता चला जाता है। तो इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट, तो न्यूट्रिएंट का क्या होगा, है ना, आपको इमेजिन करना है। तो देखो न्यूट्रिएंट का क्या होगा यहाँ पर, जब हम लोग एक फील्ड में क्या करते हैं, फील्ड में मानिए न्यूट्रिएंट है, जब हम लोग एक क्रॉप लगाते हैं तो क्रॉप क्या करता है, इससे न्यूट्रिएंट को ले लेता है ना। तो इसमें न्यूट्रिएंट कम हो जाता है, फिर जब दूसरा क्रॉप हम लोग लगाते हैं तो और न्यूट्रिएंट कम होता है। इस तरीके से धीरे धीरे आपका उस सॉइल में क्या होगा, न्यूट्रिएंट का कमी हो जाएगा, और फिर जाके जो है जिसमें हम लोग प्लांट वगैरह लगाएंगे तो उसको सही से प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा और प्लांट हमारा सही से ग्रो नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो हमारा प्लांट वीक हो जाएगा, जिसके कारण से क्रॉप आपका प्रोडक्शन सही से नहीं होगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि आप या तो अपना खेत को क्या कर सकते हो, मानो दो क्रॉप लगाने के बाद एक बार आप उससे उसको फैलो छोड़ दो, अनकल्टिवेटेड छोड़ दो उसको,
है ना, या आप उसमें फर्टिलाइज़र या मैन्यूर का सहारा वहाँ पे आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए दिया गया है कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। तो जब कंटिन्यूस कल्टीवेशन यहाँ पे किया जाता है क्रॉप का, है ना, तो हमारा सॉइल यहाँ पे क्या हो जाता है, वो न्यूट्रिएंट में पुअर हो जाता है, न्यूट्रिएंट का यहाँ पे कमी हो जाता है उसमें। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्यूर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट। और इसीलिए फार्मर्स को क्या करना पड़ता है, उसमें मैन्यूर ऐड करना पड़ता है, ठीक है, फील्ड में, ताकि वो न्यूट्रिएंट को क्या कर सके, रिप्लेनिश कर सके। रिप्लेनिश का मतलब क्या होता है, उसको फिर से पूरा कर सके, ठीक है, जो उसमें कम हो गया है उसको फिर से पूरा करने के लिए जो है उसमें मैन्यूर को डालता है। तो रिप्लेनिश का मतलब यही होता है, जैसे कोई ग्लास है सपोज और उसमें पानी है, ठीक है, और पानी को यदि हम लोग आधा मानो खाली करते हैं, फिर इसको जब हम लोग भरते हैं तो उसी को बोला जाता है रिप्लेनिश करना, ठीक है। उसके बाद है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्यूरिंग। तो इसी प्रोसेस को मैन्यूरिंग बोला जाता है, मतलब किसी भी आपका क्रॉप में यानी सॉइल में मैन्यूर को डालना, ठीक है, क्यों डालना, ताकि उसका न्यूट्रिएंट को रिप्लेनिश करने के लिए, इसी को बोला जाता है मैन्यूरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्यूरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। और यदि खेत में आपका मैन्यूर कम होगा, है ना, या इनसफिशिएंट होगा, पर्याप्त नहीं होगा, तो प्लांट क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो अब यहाँ पे दो टर्म आ जा रहा है, एक आ रहा है मैन्यूर, एक आ जा रहा है फर्टिलाइजर। तो एक मन में सवाल अराइज हो रहा होगा आखिर दो क्या चीज़ है। एक तो फर्टिलाइज़र समझ रहे हैं कि मानिए वो खाद होता है जो मार्केट में मिलता है, हम लोग डाल देते हैं खेत में ताकि क्या हो जाए, आपका जो न्यूट्रिएंट जो कम है उसको पूरा कर दे, ठीक है। लेकिन ये मैन्यूर क्या है, तो एक सवाल यहाँ पे मन में अराइज होता है। तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि मैन्यूर क्या होता है, फर्टिलाइज़र क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बुक में आपका क्या दिया गया है। मैन्यूर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। तो मैन्यूर क्या है, तो मैन्यूर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, जो प्लांट और एनिमल वेस्ट के यहाँ पे डिकम्पोजिशन से क्या होता है, ये आपका ऑब्टेन किया जाता है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब होता है आपका जो लिविंग आपका जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो हम लोग सब्सटेंस को ऑब्टेन करेंगे उसी को हम लोग बोला जाता है यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। तो फार्मर्स यहाँ पे क्या करता है कि जो प्लांट या एनिमल वेस्ट है ना, उसको किसी पीट में, पीट मतलब गड्ढा होता है, उस गड्ढे में क्या करता है, वो डंप कर देता है, उसका ढेर एक तरीके से लगा देता है और उसको एक समय देता है डिकम्पोज होने के लिए। वो धीरे धीरे डिकम्पोज होता है, सड़ने लगता है, ठीक है। और सड़ने के बाद जो है आपका जो आपका वो बनेगा उसी को मैन्यूर बोलेंगे। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं, जो प्लांट या एनिमल का जो हमें वेस्ट है उसको डिकम्पोज करने में वो हेल्प करते हैं। द डिकम्पोज्ड मैटर इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्यूर। और इसी डिकम्पोज जो मैटर है इसका यूज़ जो है मैन्यूर के रूप में किया जाता है। तो मैन्यूर क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस हम लोग यहाँ पे समझे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस वैसे सब्सटेंस को बोला जाता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। जैसे गाय का गोबर वगैरह हो गया वो मैन्यूर में आएगा, ठीक है। तो वो गाय का गोबर भी जो होता है वो आपका एक न्यूट्रिएंट का जो है एक अच्छा ये माना जाता है, उसको न्यूट्रिएंट जो है उसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो खेत में उसको भी डाला जाता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। तो क्लास 6 में यहाँ पे बोला जाए कि वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में आपको पढ़ाया गया है ना। तो वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है हम बता देते हैं थोड़ा सा आपको, पहले आगे देखते हैं पेज में आपका क्या दिया गया है। तो यहाँ एक एक्टिविटी दिया गया है ना, एक्टिविटी 1.2 आपका है। तो वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, तो जो हम लोगों का ऑर्गेनिक मैटर है यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस अभी हम लोग समझे प्लांट या एनिमल से जो हम लोगों का मिला हुआ जो सब्सटेंस है, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या किया जाता है, उसको वर्मी का मतलब हो गया वर्म, वर्म जो है आपका यानी कि जो कीड़ा है ना, उसका यूज़ करके, ये खरीद के लाया जाता है कीड़ा, और उसका यूज़ करके उसको जल्दी जो है डिकम्पोज करवाया जाता है और जल्दी से उसको मैन्यूर में चेंज किया जाता है, उसी को वर्मी कंपोस्टिंग जो है कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिविटी हम लोगों का दिया गया है 1.2। एक्टिविटी में देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ लिखा है टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम। तो हम लोग को यहाँ पे मूंग या ग्राम का सीड लेना है, यानी कि मूंग का या ग्राम का, ग्राम मीन्स चना होता है, चना का सीड लेना है और उसको जर्मिनेट कर देना है। जर्मिनेट का क्या कैसे करेंगे हम लोग, तो इसको पानी में मानो भिगा के रखना है जैसे चना को या मूंग को, और फिर उसको क्या करना है कि पानी में जब वो उसको जो है पानी में जब हम लोग रात भर रखेंगे, फिर सवेरे हम उसको बाहर निकाल के फिर उसको जो है सूखा जगह पे जो है कुछ समय के लिए 2-3 घंटा 4 घंटा के लिए रखना है, तो वो आपका जर्मिनेट हो जाएगा।
फिर जर्मिनेट करने के बाद देखिए क्या करना है, सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स। तो 3 इक्वल साइज का हमको लेना है सीडलिंग। तो सीडलिंग क्या होता है, सीडलिंग का मतलब वही जर्मिनेट जो पौधा है उसी को सीडलिंग यहाँ पे बोला गया है। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स। तो 3 यहाँ पे खाली ग्लास लेना है या कोई और भी वेसल जो है, बर्तन जो है आप ले सकते हैं, सिमिलर होना चाहिए तीनों। लेकिन मार्क देम ए बी एंड सी, और तीनों को ए बी और सी से मार्क कर देना है। तो यहाँ पे दिया गया है फिगर में, यहाँ पे इस तरीके से 3 ग्लास जो है लिया गया है और ए बी और सी इसको मार्क किया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है टू ग्लास ए एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विद ए लिटिल काउ डंग मैन्योर। तो ग्लास ए में आपको क्या करना है, तो ऐड करना है यहाँ पे लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल, यानी कि थोड़ा सा मिट्टी इसमें ऐड करना है, मिक्सड विद ए लिटिल काउ डंग, जिसमें गाय का गोबर भी मिला हुआ हो, उस मिट्टी को इसमें हम लोग को डालना है। और ग्लास बी में क्या करना है, पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विद ए लिटिल यूरिया, जिसमें यूरिया मिला हुआ आपका जो मिट्टी है उसको हम लोग को सेम अमाउंट में यहाँ पर जो है डालना है ना। यूरिया जो है आपका एक तरीके का फर्टिलाइजर है जो मार्केट में मिलता है। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी विदाउट एडिंग एनीथिंग। और ग्लास सी में हमको क्या करना है, किसी भी फर्टिलाइजर या मैन्यूर के बिना ही मिट्टी को उसमें डालना है, यानी इसमें किसी भी मैन्यूर या फर्टिलाइजर को हम लोग को नहीं देना है। तो नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन इस गिलास, और सेम अमाउंट में आप तीनों में क्या करना है, हम लोग को पानी देना है। एंड प्लांट द सीडलिंग इन द देम, और तीनों में आप क्या करना है, उस सीडलिंग को हम लोग को प्लांट करना है, यानी कि आप या पहले भी हम लोग प्लांट कर सकते थे, पहले भी मानो प्लांट करके उसके बाद जो है एक में हम लोग को मैन्यूर डालना है, एक में फर्टिलाइजर डालना है और एक में हमको कोई भी चीज़ नहीं डालना है, ठीक है। फिर पानी हम लोग को तीनों में डालना है। कीप देम इन सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली। तो इसमें कोई सेफ प्लेस पे रख के और डेली इसको वाटरिंग करना है, और 7 से 10 दिन के बाद इसको जो हम लोग को ऑब्जर्व करना है। तो ऑब्जर्व करने के बाद देखिए यहाँ पर, तो ग्लास ए यहाँ पर जो है आपका, ग्लास ए कौन सा है, जिसमें हम लोग गाय काउ डंग यहाँ पे डाले थे, यानी कि मैन्यूर डाले हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इसका ग्रोथ जो है आपका हुआ है आपका, लेकिन बी के कंपैरिजन में देखा जाए तो कम हुआ है, ठीक है, इसमें कम आपको दिख रहा है। फिर यहाँ पे ग्लास बी जो है, जिसमें हम लोग क्या डाले थे, तो इसमें हम लोग फर्टिलाइजर डाले थे यूरिया, और ये ग्लास सी है जिसमें हम लोग ना ही यूरिया डाले थे ना ही फर्टिलाइजर। तो इसमें देखिए प्लांट का ग्रोथ जो है ये तीनों के मुकाबले में सबसे क्या हुआ है, यहाँ पे कम हुआ है, ठीक है। तो इससे पता क्या चल रहा है, आगे देखिए इसमें दिया गया है, डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस। तो क्या तीनों ग्लास में जो प्लांट है वो सेम रफ्तार से ग्रो कर रहा है, तो नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो ग्लास बी में देखिए यहाँ पे ज़्यादा रफ्तार से ग्रो हो रहा है, उसके बाद हम लोग का ग्लास ए में का इसका रफ्तार है, उसके बाद हम लोग का ग्लास सी में। तो बीच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो कौन सा ग्लास में जो है प्लांट का ग्रोथ बेटर हो रहा है, इन विच ग्लास वाज द ग्रोथ फास्टेस्ट। तो फर्टिलाइजर आर केमिकल्स विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। तो यहाँ पर जो है ये तो क्वेश्चन करके यहाँ पे बंद कर दिया गया है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्या होगा, तो हम लोग का जिसमें हम लोग फर्टिलाइजर डाले थे यानी यूरिया डाले थे उसमें ग्रोथ आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। और सेकेंड में हम लोग का मैन्यूर में होगा, और जिसमें कुछ भी नहीं डाले उसमें आपका क्या होगा, कम ग्रोथ होगा, यानी ग्रोथ उसमें भी होगा लेकिन कम होगा। तो देखिए फर्टिलाइजर क्या होता है, तो फर्टिलाइजर जो है ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं है, ये केमिकल सब्सटेंस है। फर्टिलाइजर आर केमिकल्स विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, जो किसी एक खास न्यूट्रिएंट में रिच होता है। तो मैन्यूर जब हम लोग डालते हैं तो उसमें हर तरह का न्यूट्रिएंट उसको मिल जाता है, लेकिन फर्टिलाइजर हर न्यूट्रिएंट का अलग अलग जो है फर्टिलाइजर आता है, एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में वो आपका रिच होगा फर्टिलाइजर, और एक केमिकल सब्सटेंस है, यानी कि केमिकल से इसको बनाया जाता है। तो ये मैन्यूर से किस तरीके से डिफरेंट है, यानी कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये भी हम लोग इसमें देखेंगे। और ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि मैन्यूर और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से आपको समझना है। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। तो फर्टिलाइजर जो प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि बनाया जाता है, वो बनाया जाता है फैक्ट्रीज में, है ना। अब मैन्यूर हम लोग कहाँ पे बनाते थे, फील्ड में बनाते थे, खेत में बनाते थे, फार्म में। बस कोई भी काव डंग वगैरह को एक जगह स्टोर कर दो, यानी कि उसको ढेर लगा दो और कुछ समय उसको दे दीजिए आप डिकम्पोज होने के लिए, हो गया मैन्यूर वो। तो यहाँ पे फर्टिलाइजर का कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि यूरिया है आपका, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फॉस्फेट है आपका, पोटास है, एनपीके है। एनपीके हम पहले भी बताए थे, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम, है ना। इसमें ये तीनों जो है आपका मिला हुआ होता है न्यूट्रिएंट। तो ये चीज़ आपका यहाँ पे है। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ हेल्प फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज, बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। तो यहाँ पे लिखा गया है कि हमारा जो फर्टिलाइजर का यूज़ है
वो फार्मर्स को हेल्प करता है बेटर यील्ड को पाने में, यानी कि उपज को बढ़ाने में, अच्छा उपज पाने में जो है उसको हेल्प करता है। जैसे कि वीट हो, पैडी हो या मेज हो, क्रॉप के बेटर यील्ड में वो हेल्प करता है। लेकिन यदि हम लोग खेत में एक्सेसिव फर्टिलाइज़र को यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, यानी हमारे खेत के लिए हार्मफुल है। वो मिट्टी को क्या बना देता है, लेस फर्टाइल बना देता है। फर्टिलाइजर हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। फर्टिलाइजर के कारण क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन भी होता है। ये वाटर पॉल्यूशन का भी एक सोर्स है, एक कारण है आपका। तो किस तरीके से होता है इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizer with organic manure और leave the field uncultivated in between two crops। तो इसीलिए यहाँ पर जो है फर्टिलाइज़र कम यूज़ करने का सलाह दिया जाता है, क्योंकि फर्टिलाइज़र जो है वो मिट्टी के लिए हानिकारक भी है, उसको लेस फर्टाइल भी बना देता है ज़्यादा यूज़, एक्सेसिव यूज़ के कारण, और वो वाटर पोल्यूशन के लिए भी जो है एक कारण है। इसीलिए फर्टिलाइज़र की जगह पे मैन्यूर को ज़्यादा यूज़ करने पे जोर दिया जाता है ना। सब्स्टिट्यूट किया जाता है फर्टिलाइज़र को किससे, मैन्यूर से। इन ऑर्गेनिक मैन्यूर यदि हम लोग खेत में कितना भी यूज़ कर ले, यदि ज़्यादा भी डाल देते हैं तो वो हार्म नहीं करता है आपके सॉइल को। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मैन्यूर का ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं कि दो क्रॉप के बीच जो है कुछ समय तक फील्ड को अनकल्टिवेटेड छोड़ सकते हैं, ताकि वो खुद जो है अपना न्यूट्रिएंट जो है वो पूरा कर ले। जब हम लोग एक मतलब जो है कोई क्रॉप के बाद जब कुछ समय के लिए उसको छोड़ देते हैं फील्ड को, तो वो ऑटोमेटिकली जो है न्यूट्रिएंट को क्या करता है, वो अपना ऑब्टेन कर लेता है। ठीक है। द यूज ऑफ मैन्यूर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। इट रिप्लेनिसेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट। तो मैन्यूर यहाँ पे लिखा हुआ है वो सॉइल के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। टेक्सचर का मतलब होता है बनावट, यानी उसका बनावट को इम्प्रूव करता है ना। और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को भी क्या करता है, वो बढ़ाता है उसको। ठीक है, यानी वाटर वो आपको रिटेन कर पाएगा मिट्टी। इट रिप्लेनिसेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट, और न्यूट्रिएंट को भी क्या करता है, रिप्लेनिश करता है मिट्टी में। ये अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्रॉप रोटेशन के जरिए भी जो है आप सॉइल में न्यूट्रिएंट को क्या कर सकते हैं, रिप्लेनिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है सॉइल क्रॉप रोटेशन, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटिवली, है ना, अल्टरनेटली। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि अलग अलग क्रॉप जो है अल्टरनेटली उगाया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कोई क्रॉप हम लोग पहले उगाए, एक बार मेज उगाए, तो फिर हमको मेज ही नहीं उगाना है ना, तो बीच में और दूसरा कोई क्रॉप उगाएंगे, फिर उसके बाद कोई दूसरा क्रॉप उगाएंगे। तो इस तरीके से जब हम लोग बदल बदल के क्रॉप इसमें लगाएंगे तो इसी को बोला जाता है क्रॉप रोटेशन। तो ये हेल्प करता है किस चीज़ में, तो आपका न्यूट्रिएंट का जो है आपको रिप्लेनिश करने में वो हेल्प करता है। तो कैसे हेल्प करता है इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ लिखा है अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्थर्न इंडिया यूज टू ग्रो लिग्यूमस एज फूडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले जो नॉर्थर्न इंडिया के जो किसान थे वो क्या करते थे, तो पहले वो क्या करते थे, लिग्यूमस प्लांट जो है, लिग्यूमस का मतलब होता है दलहनी पौधा। ठीक है, जो दाल वाला पौधा, जैसे ग्राम है, पीज है, तो ये सारा चीज़ जो है वो अपना एक सीज़न में लगाते थे। ठीक है, और नेक्स्ट सीजन में वो क्या करते हैं, उसमें वीट का खेती करते थे। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन, जिसके कारण से सॉइल में जो है नाइट्रोजन का रिप्लेनिशमेंट में क्या होता था, हेल्प मिलता था। फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू एडॉप्ट दिस प्रैक्टिसेस। और फार्मर्स को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इनकरेज किया जा रहा है यहाँ पे इस तरीके के प्रैक्टिस को अडॉप्ट करने के लिए, है ना, दोबारा। तो कैसे हेल्प करता था इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। थोड़ा सा इसको पहले कर लेते हैं हम लोग। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। प्रीवियस क्लास में यहाँ पे लिखा है कि राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में आपको बताया गया है। दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। तो वो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स के नोड्यूल्स में जो है आपका पाया जाता है ना। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए मैन्यूर और फर्टिलाइज़र में यहाँ पे क्या दिया गया, डिफरेंस दिया गया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्टिलाइज़र क्या है, एक मैनमेड जो है ये ऑर्गेनिक आपका सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक साल्ट है। जबकि मैन्यूर यहाँ पे क्या है, सॉरी ये ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक आपका मैन्यूर होगा। मैन्यूर जो है एक नेचुरल सब्सटेंस है, या हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। तो फर्टिलाइजर को हम लोग कहाँ बनाते हैं, फैक्ट्रीज में। मैन्यूर को कहाँ तैयार किया जाता है, फील्ड में। फर्टिलाइजर डजेंट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर जो है सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है,
और मैन्यूर इसको ह्यूमस भी प्रोवाइड करता है। फर्टिलाइज़र जो होता है वो रिच होता है इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, ये कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में जो है ये रिच होता है, ठीक है। लेकिन मैन्यूर यहाँ पर लिखा हुआ है लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, ये न्यूट्रिएंट में आपका लेस रिच होता है, यानी कि फर्टिलाइज़र की तरह ज़्यादा रिच नहीं होता। जैसे हम लोग वहाँ पे एक्टिविटी में देखे थे कि फर्टिलाइज़र डालने पे हम लोग का जो क्रॉप है वो जल्दी ग्रो हुआ था, सॉरी प्लांट जो लगाया गया था उसमें ग्राम का, है ना। तो मैन्यूर यहाँ पे लेस जो है आपका न्यूट्रिएंट होता है इसमें फर्टिलाइज़र के कंपेरेटिव में। तो आगे यहाँ पर दिया गया टेबल 1.1 गिव्स द डिफरेंस बिटवीन अ फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर। तो फर्टिलाइजर और मैन्यूर में डिफरेंस यहाँ पे हम लोग को मिलता है टेबल 1.1 में। एडवांटेज ऑफ मैन्यूर, तो मैन्यूर का यदि एडवांटेज की बात करी जाती है, मैन्यूर से हम लोग को क्या क्या फ़ायदा है, तो इट इन्हांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, तो सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को ये बढ़ा देता है, ठीक है। जैसे हम लोग पानी डालते हैं मिट्टी में या इरिगेशन वगैरह का टाइम में, तो कोई जैसे बलुई वगैरह मिट्टी होगा तो पानी क्या होता है, ज़्यादा रिटेन नहीं करता है, वो होल्ड नहीं कर पाता है। जब उसमें मैन्यूर वगैरह हम लोग मिला देते हैं तो वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो उसका होगा वो बढ़ जाएगा। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम्स ईजी। इसके अलावा लिखा है मैन्यूर जो है वो सॉइल को पोरस बनाता है। पोरस का मतलब क्या होता है, पोरस का मतलब होता है छिद्र नुमा, है ना, मतलब उसमें छेद होगा बहुत सारा मिट्टी में, जिसके कारण से लिखा हुआ है कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो ईजी हो जाता है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रो, जो फ्रेंडली माइक्रोब्स है जो किसान के लिए ज़रूरी है, जैसे कि आपका अर्थवॉर्म है ना, तो ये सब का इंक्रीज कर देता है उसके नंबर को, ठीक है। माइक्रोब्स नहीं है अर्थवॉर्म ऐसे, तो माइक्रोब्स मतलब हो गया कि बहुत सारा जो मतलब वैसा जो है आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा जिसको हम लोग देख नहीं सकते, है ना। अर्थवॉर्म तो दिखाई देता है, माइक्रोब्स में नहीं आएगा वो। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, तो सॉइल के टेक्सचर को भी क्या करता है, ये इम्प्रूव करता है। तो ये एक तरीके का हम लोगों का यहाँ पे मैन्यूर फर्टिलाइजर इस तरीके से हो गया हम लोगों का। आगे हम लोग का दिया गया इरिगेशन। तो फोर्थ यहाँ पे स्टेप हम लोग का यहाँ पे इरिगेशन है। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव, वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स along with water, minerals and fertilizer are also absorbed. Plant contain nearly 90% water. Water is essential because germination of seed doesn't take place under dry conditions. तो यहाँ पे वाटर क्या है हम लोगों का, प्लांट रूट के द्वारा वाटर को जो यहाँ पे ऑब्जॉर्ब किया जाता है ना। वाटर के ही साथ जो है आपका मिनरल और फर्टिलाइज़र भी जो है प्लांट ऑब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो वाटर नहीं होगा तो फर्टिलाइज़र और मिनरल भी क्या होगा, ऑब्जॉर्ब प्लांट नहीं कर पाएगा। तो प्लांट में 90% यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर जो है कंटेन करता है प्लांट। वाटर इज इसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डजंट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन, और ड्राई कंडीशन में लिखा हुआ है कि हम लोगों का सीड्स का जर्मिनेशन जो है वो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वाटर यहाँ पे प्लांट के लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, और जो भी न्यूट्रिएंट हम लोग यहाँ पे सॉइल में पहले से होता है या हम लोग डालते हैं वो वाटर में डिजॉल्व होता है, घुल जाता है, और फिर जाके जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के हर पार्ट में, ठीक है। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। तो वाटर यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट को प्रोटेक्ट भी करता है दोनों से, फ्रॉस्ट से भी और हॉट एयर करेंट से भी, ठीक है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर रेगुलरली, और सॉइल में यहाँ पे लिखा है उसको मॉइस्चर को मेंटेन कर रखने के लिए और हेल्दी क्रॉप के ग्रोथ के लिए जो है फील्ड में वाटर्ड किया जाता है, नहीं उसमें पानी पटाया जाता है रेगुलरली। द सप्लाई वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल, और रेगुलर इंटरवल पे, ठीक है, एक निश्चित अंतराल पे एक समय पर जो है पौधे को क्या देना, पानी देना, क्रॉप को पानी देना, इसी को बोला जाता है इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, और एक पौधा को यानी एक क्रॉप को जो है कितना मतलब किस समय हम लोग को इरिगेट करना है, कितना बार उसमें इरिगेशन करना है, ये डिपेंड करता है। वो क्रॉप टू क्रॉप जो आपका वो डिफरेंट होता है, अलग होता है, और सॉइल टू सॉइल भी डिफरेंट होता है। कुछ सॉइल आपका जो होगा उसमें ज़्यादा इरिगेशन का ज़रूरत पड़ सकता है, किसी में कम भी पड़ सकता है, और वो सीज़न टू सीज़न भी आपका अलग होता है। यदि हम लोग का रेनी सीजन वगैरह है तो फिर वहाँ पे इरिगेशन का ज़रूरत कम पड़ सकता है, ठीक है। और लेकिन वही समर सीजन है तो उसका ज़रूरत ज़्यादा यहाँ पे हो सकता है। तो इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर, तो समर सीजन में लिखा हुआ है यहाँ पे वाटर का जो फ्रिक्वेंसी है वहाँ पे ज़्यादा होता है वाटरिंग का, तो ठीक है। Why is it so? Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? तो सही है। तो यहाँ पे इरिगेशन का सोर्स, इरिगेशन कैसे किया जाता है, तो इसका कई सारा सोर्स है इरिगेशन का, जैसे कि ये सब पहले ट्रेडिशनल आपका सोर्स है, जैसे वेल्स है मतलब कुआं हो गया, ट्यूबवेल्स है, पॉन्ड्स है, लेक्स है, रिवर्स है, डैम्स है, कैनल्स है ना। तो ये सब इरिगेशन का क्या है आपका सोर्स है जहाँ से पौधा को इरिगेशन किया जाता है क्रॉप को।
तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन यहाँ पे दिया गया है, ये सब पुराना मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड में इस तरीके से जो है इरिगेशन वगैरह होता था। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, टेक्स एंड कैनल्स, लेक्स एंड कैनल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स। तो यहाँ पे जो वेल्स होते थे पहले, या लेक था, झील हो गया, या कैनाल है, नहर है ना, उससे पानी को जो है अलग अलग जो है डिफरेंट मेथड से यहाँ पर लिफ्ट किया जाता है, इन्हें उठाया जाता था, है ना, और उसको जो है सिंचाई किया जाता था पहले के समय में। कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दिस मेथड, इस मेथड में कैटल और ह्यूमन लेबर को यहाँ पे यूज़ किया जाता था, ठीक है। सो दिस मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। तो ये जो मेथड होता था वो सस्ता तो होता था, लेकिन ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था, ज़्यादा कुशल नहीं था, ज़्यादा अच्छा नहीं था। बहुत सारा टाइम यहाँ पे कंज्यूम होता होगा, या बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ पे सामना करना पड़ता होगा। ये सब पुराना यहाँ पे मेथड है। तो दो मेथड यहाँ पे दिया गया है। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, तो कई सारे यहाँ पे ट्रेडिशनल वेज उस समय होता था। तो एक पहला हम लोग का मोट है आपका, और दूसरा चेन पंप है। तो कैसा होता था इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो मोट को ही पुली सिस्टम भी यहाँ पे कहा जाता था। तो यहाँ पे चेन पंप दिया गया है, मोट कहा गया वही राहट है, और मोट ऊपर में ही था, सॉरी। ये मोट सिस्टम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये पानी यहाँ पर जो है निकाला गया है कुआं से, आगे हम लोग इसको और देखेंगे। और यहाँ पे ये चेन पंप दिया गया है। और थर्ड भी यहाँ पे है, थर्ड हम लोग का ढेकली सिस्टम यहाँ पे है। और फोर्थ में हम लोग का यहाँ पे राहट दिया गया है, ये राहट सिस्टम है। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी यूज्ड टू रन दीज पंप्स। मॉडर्न मेथड अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो मॉडर्न मेथड में क्या क्या यूज़ किया जाता है। तो एक हम लोग का यहाँ पे दे रहा है स्प्रिंकलर सिस्टम। तो स्प्रिंकलर सिस्टम जो ये मेनली ये सब मेथड जो यहाँ पे दिया गया है, दो मेथड यहाँ पे मॉडर्न में दिया गया है। एक हम लोग का ड्रिप सिस्टम है और एक स्प्रिंकलर सिस्टम है, ठीक है। तो ये वैसे जगहों पे यूज़ किया जाता है आपका जहाँ पे पानी का कमी है, या वैसे प्लांट के लिए यूज़ किया जाता है जिसको ज़्यादा पानी का ज़रूरत यहाँ पे नहीं होता है। देख लेते हैं एक बार क्या दिया गया है इसमें। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली, द मेन मेथड यूज आर फॉलोज। तो जो हम लोग का मॉडर्न मेथड है इरिगेशन का, ये हम लोग का पानी को इकोनॉमिकली जो है यूज़ करने के लिए, इन इसको सही से हम लोग यूज़ करें, उसका बर्बादी ना हो, उसका बर्बादी को रोकता है ये। तो दो मेथड यहाँ पे दिया गया है। पहला हम लोग का स्प्रिंकलर सिस्टम। दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। तो ये मेथड जो है यूज़फुल होता है वैसे जगहों के लिए जहाँ का लैंड क्या अनइवन है, यानी एक प्लेन लैंड वहाँ पे नहीं है, यानी एक समतल नहीं है, वो अनइवन है ना, एक जैसा नहीं है, वो उबड़ खाबड़ है। वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, और जहाँ पे पर्याप्त पानी भी अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे ये हम लोग मेथड यूज़ करते हैं स्प्रिंकलर। तो कैसा होता है इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप आर ज्वाइन टू द मेन पाइपलाइन। ये आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट बता देते हैं। ये किशनगंज साइड में जो है आपका देखा जाता है स्प्रिंकलर सिस्टम जो है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस तरीके से पाइप आपका लगा गया है, ठीक है, और इसमें नोजल्स लगा हुआ होता है। मतलब यहाँ पे पानी जो है स्प्रिंकल की तरह जो है आपका इसमें से निकलता है, यानी कि डायरेक्ट वो एक प्लांट को डायरेक्ट वो जो है आपका यहाँ पे इरिगेट करता है। The perpendicular pipes having rotating nozzles on top are joined to the main pipeline at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles. तो वही है जो rotating nozzles है, इसका nozzles जो है वो rotate करता है ना। It gets sprinkled on the crop as if it is raining. तो ये इस तरीके से crop पे sprinkle करता है जैसे कि बारिश हो रहा हो। Sprinkler is very useful for lawns, coffee plantation and several other crops. तो इस जगह के लिए आपका जो ऐसे लॉन वगैरह है आपका उसमें यूज़ हो सकता है या यूज़फुल है। कॉफ़ी प्लांटेशन वगैरह में भी ये आपका यूज़फुल होता है। इसके अलावा यहाँ पे ड्रिप सिस्टम दिया गया है। तो इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है डायरेक्टली जो है ये उसी के तरीके का सिस्टम है। इसमें भी यहाँ पे पाइप है और यहाँ पे आपका ये बूंद बाय बूंद जो है आपका वो प्लांट तक डायरेक्ट आपका यहाँ पे पानी पहुँचता है इसमें। So it is called drip system. It is the best technique for watering fruit plants, gardens and trees. Water is not wasted at all. और यहाँ पे पानी भी जो है आपका वेस्ट नहीं होता है इस सिस्टम में। It is a boon in regions where availability of water is poor. और जहाँ पानी का अवेलेबिलिटी बहुत कम है ना, बहुत उस जगहों के लिए एक वरदान है, वो सब जगहों पे ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद हम लोग का जो प्रैक्टिसेस है वो हमारा है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, यानी वीड से बचाव।
तो वीड से हम लोग किस तरीके से प्लांट को बचाएंगे, वीड होता क्या है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। Bujo and Paili went to a nearby wheat field and saw that there were some other plant in the field growing along with wheat plants. तो बुजो और पहली जब एक जो है नियर बाय वीट फील्ड में गए तो वो देखते हैं कि वहाँ पर क्या है कि खेत में वीट के अलावा कुछ और भी प्लांट जो है उसमें उगाए हैं, ठीक है, उसी को वीट बोला जाता है। इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप, यानी क्रॉप के साथ जो है कुछ अनडिजायरेबल प्लांट जो है, अनडिजायरेबल का मतलब होता है जिसका डिज़ायर हम लोग नहीं करते, उसका इच्छा हम लोग को नहीं कर रहे थे, यानी हम लोग को नहीं चाहिए, लेकिन वो ऐसे ही उग गया खेत में नेचुरली, वैसे प्लांट को हम लोग वीड बोलते हैं और उसको हटाना ज़रूरी होता है खेत से, ठीक है। द रिमूवल ऑफ वीड इज़ कॉल्ड वीडिंग, और जो वीड का रिमूवल जो है उसको हटाना, उसी को वीडिंग बोला जाता है। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट। और वीड को हटाना क्यों ज़रूरी है, तो वीड को हटाना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि वीड जो होता है वो हम लोग का जो क्रॉप प्लांट है, जो हम लोग क्रॉप उसमें लगाए हैं, है ना, उसके वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस या लाइट के साथ ये कम्पीट करता है। कम्पीट करने का मतलब है कि उसका लाइट को ये ले लेता है, या उसको स्पेस मतलब नहीं मिल पाता है हम लोग का जो क्रॉप प्लांट है ग्रो करने के लिए, या उसको न्यूट्रिएंट सही से नहीं मिल पाता है, उस न्यूट्रिएंट में ये भी अपना एक हिस्सेदारी लेने लगता है। तो इसीलिए वीड को हटाना ज़रूरी होता है ताकि हम लोग का जो क्रॉप प्लांट है उसका जो ग्रोथ जो है वो हेल्दी हो सके, हेल्दी ग्रोथ उसका हो सके, इसलिए वीड्स को हटाना क्या हो जाता है, ज़रूरी यहाँ पे हो जाता है। दस द इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, और इस तरीके से वीड्स जो है वो हमारे क्रॉप के ग्रोथ को इफेक्ट करता है। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग, और कुछ तो वीड होते हैं जो हार्वेस्टिंग के टाइम भी इंटरफेयर करते हैं, इन हार्वेस्टिंग में भी यहाँ पे समस्या खड़ा कर देते हैं। एंड मे बी पॉइजनस, और कुछ वीड्स पॉइजनस भी हो सकते हैं, हाँ, एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स के लिए, दोनों के लिए जो है पॉइजनस भी हो सकते हैं। तो यदि काटने के समय यदि वो भी जो है हार्वेस्टिंग के टाइम में साथ में आ जाता है तो वो एनिमल या जो है आपका ह्यूमन के लिए वो पॉइजनस यहाँ पे हो सकता है। फार्मर्स एडोप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड्स, वीड्स को हटाने के लिए कई तरीका फार्मर्स के द्वारा एडोप्ट किया जाता है ना, इस्तेमाल में लाया जाता है। एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ, और वीड्स के ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए भी कई तरीका यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। तो सोइंग ऑफ क्रॉप जो है यानी फसल को बोने से पहले जो टिलिंग हम लोग करते थे, है ना, प्लगिंग जो होता था, टिलिंग जो होता था, वो यहाँ पर लिखा हुआ है हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग, वीड्स को किल करने में या उसको उखाड़ने में, हटाने में वो हेल्प करता है, यानी कि पहले तो हम लोग हटा देंगे उसको। विच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो वीड्स खेत में है उसको हटाने का जो बेस्ट टाइम होता है वो तब होता है जब वो फ्लावर्स जो है आपका वो प्रोड्यूस करता है, उससे पहले, यानी कि वीड्स से यदि फ्लावर प्रोड्यूस वो कर दिया फिर यदि हम उसको हटा भी देंगे तो फिर नया वीड्स जो होगा वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे ग्रो करेगा। तो फ्लावर यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोड्यूस करने से पहले वीड्स को हटाना क्या होता है यहाँ पे ज़रूरी होता है। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अप्रूटिंग और कटिंग देम। तो वीड्स का जो रिमूवल है वो दो तरीके से हो सकता है, एक मैनुअल भी हो सकता है। मैनुअल का मतलब होता है हाथ से, तो डायरेक्ट जो है वो एक एक करके हम लोग वीड्स को यहाँ पे हटा सकते हैं, उसको अप्रूट कर सकते हैं, नहीं उखाड़ के फेंक सकते हैं या उसको काट सकते हैं, ठीक है, अपना ग्राउंड में जाके जो है, तो ये क्लोज टू द ग्राउंड, सॉरी ग्राउंड के एकदम क्लोज जो है उसको काट सकते हैं टाइम टू टाइम, यानी समय समय पर जब भी वीड्स हम लोग देख रहे हैं खेत में हो रहा है तो उसको हम लोग उस तरीके से हटा सकते हैं। तो ये हम लोग जो है मैनुअली कर सकते हैं। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी, किसके हेल्प से, देख खुरपी की हेल्प से। और सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अप्रूट वीड्स, तो सीड ड्रिल जो है वो वीड को अप्रूट करने में भी उसका यूज किया जा सकता है या किया जाता है। तो ये एक तो मैनुअली हो गया, दूसरा यहाँ पे केमिकल का यूज़ करके भी वीड को कंट्रोल किया जाता है। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स, यानी कुछ ऐसे केमिकल्स आते हैं जो वीड को क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, लेकिन हम लोग का क्रॉप को वो नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। उसका डायरेक्ट हम लोग स्प्रिंकल करके, उसका स्प्रे करके जो है वीड्स को हटा सकते हैं, और यही मेथड ज़्यादा यूज़ भी होता है, ठीक है, ये भी होता है, लेकिन यदि थोड़ा बहुत खेत है सॉरी तो वहाँ पर हम लोग कर सकते हैं मैनुअली, लेकिन यदि बड़ा लार्ज स्केल पे हम लोग उसका यदि क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे वीडिसाइड को यूज़ किया जाता है यहाँ पे। तो वीडिसाइड क्या है, तो वीडिसाइड एक तरह का केमिकल्स होता है जो वीड को हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ नाम यहाँ पे दे रहा है 2,4-D यहाँ पे नाम दिया गया है। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स, इसको बस यहाँ पे स्प्रे किया जाता है उसको ये करने के लिए। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप, और ये क्रॉप को यहाँ पे डैमेज नहीं करते हैं। द वीडिसाइड्स आर डिल्यूटेड विथ वाटर, इसको वाटर के साथ डिल्यूट करके जो है आपका
टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड, जितना रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से जो है फिर उसको स्प्रे कर दिया जाता है। इस तरीके से हमारा वीडिसाइड जो है वीड को हटाने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। यहाँ पे जिस तरीके से देखिए वीडिसाइड का यहाँ पे क्या किया जा रहा है, स्प्रे यहाँ पे किया जा रहा है। As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seeds formation। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर पहले ही मेंशन कर चुके हैं। तो वीडिसाइड का जो स्प्रे किया जाता है वो कब किया जाता है यहाँ पे, तो फ्लॉरिंग होने से पहले, फ्लॉरिंग एंड सीड फॉर्मेशन होने से पहले, इनकी जो हमारा वीड्स है उसमें यदि फ्लॉरिंग यहाँ पे होने लगेगा उससे पहले ही उसको ख़त्म कर दिया जाता है। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स, सो दे शुड यूज़ दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली। ये जो वीडिसाइड्स है वो यहाँ पे लिखा है फार्मर्स के हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है, इसलिए कि इसका यूज जो है बहुत केयरफुली किया जाता है। तो यहाँ पे दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। तो एक कपड़ा से यहाँ पे लिखा हुआ उसका नोज या माउथ को किसान क्या कर लेता है, यहाँ पे कवर कर लेता है स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग का दिया गया है यहाँ पे हार्वेस्टिंग, है ना। ये 6th यहाँ पे प्रैक्टिसेस है। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटाई। हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज एन इंपॉर्टेंट टास्क, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो यहाँ पे डिफाइन दिया गया हार्वेस्टिंग का, आप इसको देख सकते हैं। तो कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ प्रिपेयर्ड इट इज़ मैच्योर्ड, तो जब क्रॉप यहाँ पे मैच्योर्ड हो जाता है, जब वो तैयार हो जाता है तो उसको काट लेना, उसी को हार्वेस्टिंग यहाँ पे कहा जाता है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। तो हार्वेस्टिंग में यहाँ पर कुछ क्रॉप जो होता है उसको पुल्ड आउट किया जाता है, यानी कि उखाड़ा जाता है, कुछ को यहाँ पे ग्राउंड के पास से उसको काट लिया जाता है ना। अलग अलग प्रोसेस, क्रॉप का अलग अलग प्रोसेस है। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। तो एक जो सीरियल क्रॉप है, यानी कि जो अनाज का क्रॉप है, जैसे वीट है, हम लोगों का राइस है, उसको मैच्योर होने में 3 से 4 महीने का समय जो है यहाँ पे लगता है। ठीक है, हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज इधर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। तो हमारे कंट्री में लिखा हुआ हार्वेस्टिंग जो है 2 तरीके से होता है। एक तो मैनुअली होता है, जैसे कचिया से जो है हार्वेस्टिंग करना, है ना, एक उसको मैनुअली हम लोग बोलेंगे। और एक हम लोगों का जो है मशीन का यूज़ करके भी होता है, जिसको हम लोग हार्वेस्टर बोलते हैं। हार्वेस्टर मशीन से भी जो है हार्वेस्टिंग होता है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। अब जो हार्वेस्टेड क्रॉप है, यानी जो क्रॉप को हम लोग हार्वेस्ट कर लिए, काट तो लिए, अब उससे ग्रेन सीड को अलग करने का भी ज़रूरत पड़ता है। जो अनाज, जैसे कि हम लोग को धान है सपोज, उसका पौधा को जब हम लोग काट के जमा करेंगे, उससे धान को अलग भी किया जाता है। ठीक है ना, यह लिखा गया द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेट फ्रॉम द चेफ। तो चेफ से उसको जो है अलग करने का ज़रूरत यहाँ पे पड़ता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग, और इसको थ्रेसिंग कहा जाता है। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ ए मशीन कॉल्ड कंबाइन। तो एक मशीन यहाँ पे जिसका नाम है कंबाइन, उसका यूज़ करके यहाँ पे थ्रेसिंग किया जाता है, जिसका नाम कंबाइन इसीलिए के रखा गया है। ये दोनों काम कर देता है, ये हार्वेस्टिंग भी कर देता है और ये थ्रेसिंग भी कर देता है, इसीलिए इसका नाम है कंबाइन। ठीक है, ये कंबाइन मशीन यहाँ पे दिया गया है। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग और लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चेफ बाय विनोइंग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो छोटे मोटे किसान होते हैं, जो जिसका होल्डिंग बहुत छोटा है, यानी खेत छोटा है, तो वो यहाँ पर सेपरेशन वगैरह मैनुअली भी करते हैं, जहाँ पे विनोइंग वगैरह मेथड को यूज़ किया जाता है। विनोइंग आप जो है 7th में भी पढ़े होंगे, 6th में सॉरी दिया गया विनोइंग। हाँ, चलिए यहाँ पे स्टोरेज फिर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल का दिया गया है। तो बहुत सारा फेस्टिवल हम लोग का इंडिया में जो है मनाया जाता है, वो हार्वेस्ट के टाइम में मनाया जाता है। जब फसल का कटाई होता है तो लोग खुशी से जो है वो क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं उसको। ठीक है, क्योंकि हम लोग का इंडिया, क्योंकि जो है वो क्या है, वो हम लोग इंडिया को जो है किसानों का देश हम लोग बोलते हैं। कंट्री जो है आपका वो क्या है, फार्मर्स का है ना, फार्मर्स का कंट्री बोला जाता है। 70% लोग जो है वहाँ पे फार्मर्स है। तो बहुत सारा ऐसा फेस्टिवल है जो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है किसान से, है ना, और ये हार्वेस्ट के टाइम में मनाया जाता है। जैसे यहाँ पे नाम दिया गया है, पोंगल है, बैसाखी, होली, दिवाली, नबान्या एंड बिहू। ठीक है, आगे यहाँ पे स्टोरेज यहाँ पे लास्ट हम लोग का स्टेप है। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। तो स्टोरेज भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत से फसल को तैयार किए हैं, उसका फिर हार्वेस्ट भी यहाँ पे कर लिया, उसको यदि हम लोग सही से स्टोर नहीं करेंगे तो वो फसल हम लोग का ख़राब हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है उसमें इंसेक्ट वगैरह जो है मतलब जो कीड़ा वगैरह लग जाए उसमें, वो ख़राब हो जाए। तो उससे बचाने के लिए उसको सही तरीके से जो प्रॉपर स्टोरेज यहाँ पे क्या है, ज़रूरी है। अब लिखा गया यहाँ पे, इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम। यदि हम लोग को हार्वेस्टेड ग्रेन को लॉन्गर टाइम के लिए जो है एक लंबे समय तक बचा के रखना है, दिस शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर। तो हम लोग को उसको सेफ रखना पड़ेगा, किससे, मॉइस्चर से बचा के रखना पड़ेगा।
नमी से बचा के रखना पड़ेगा, आपका इंसेक्ट से बचा के रखना पड़ेगा, रेट्स हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इससे बचा के आपको रखना पड़ेगा। तो कैसे बचाएंगे इस चीज़ को भी यहाँ पे दिया गया है। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर, तो जो हार्वेस्टेड ग्रेन होता है जो हम लोग खेत से काट के लाए उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है ना, वाटर का मात्रा ज़्यादा है, वो जल्दी ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए कि उसको स्टोर करने से पहले उसको सुखाया जाता है, धूप में उसको सुखा दिया जाता है ताकि उसमें मॉइस्चर क्या हो जाए, ना के बराबर हो, कम हो। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, यदि हम लोग जो हार्वेस्टेड ग्रेन है बिना उसको ड्राई किए हुए यदि हम लोग उसको स्टोर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्पॉइल्ड हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म वगैरह जो है उस पर अटैक करेंगे और वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है, और हम लोग का यूज़ के लायक वो नहीं रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर स्टोरिंग देम, उसको स्टोर करने से पहले जो है द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड, उसको प्रॉपरली ड्राई किया जाता है इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम, ताकि उसका मॉइस्चर जो है उसको कम किया जा सके। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया, फंगी, ये सब के अटैक को वो क्या करता है, रोकता है। आगे यहाँ पर देखिए स्टोर करने के लिए जो है इस तरीके से जो है आपका सिलोज बोला जाता है इसको, जो बनाया गया है फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। ये स्टोरेज है। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बीन्स, तो फार्मर जो है ग्रेन्स को स्टोर करता है या तो जूट बैग में या मेटेलिक बीन्स, मेटेलिक बीन्स का मतलब मेटल्स का बना हुआ, जैसे लोहा वगैरह का बना हुआ जो होता है ड्रम होता है, जिसमें वो उसको क्या करता है, स्टोर करता है। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट्स लाइक रेट्स एंड इंसेक्ट्स। तो जो लार्ज स्केल पे यहाँ पे लिखा है जो ग्रेन्स का स्टोरेज होता है वो सिलोज में या ग्रेनरीज वगैरह में होता है, ये सब सिलोज है जहाँ पे वो स्टोर किया जाता है लार्ज स्केल पे जो हम लोग को करना होता है। तो ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम, फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब लिखा हुआ है ड्राइड जो है नीम लीव्स का भी यूज़ किया जाता है ग्रेन्स को स्टोर करने में। जब हम लोग कोई जगह पे उसको स्टोर करेंगे तो वहाँ पे कुछ नीम का लीव्स वगैरह को रख देंगे तो वो ज़्यादा लंबे समय तक हमारा ग्रेन्स जो होगा वो टिका हुआ रहेगा, यानी जो ऑर्गेनिज्म है उस पर वो अटैक नहीं करेगा, ठीक है। और फिर लिखा हुआ है कि जब लार्ज क्वांटिटीज़ में ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है कोई गोडाउन्स वगैरह में तो वहाँ पे केमिकल ट्रीटमेंट वगैरह भी यूज़ किया जाता है, कुछ केमिकल्स वगैरह भी यूज़ किया जाता है ताकि उसको पेस्ट से जो है बचाया जा सके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाया जा सके, ठीक है। अब यहाँ पे फूड फ्रॉम एनिमल्स दिया गया है इसमें, जैसे मिल्क यहाँ पे कहाँ किसे किसे मिलता है उसका सोर्स क्या है, काउ, बफेलो, सी गॉट, सी कैमल्स वगैरह यहाँ पे दिया गया है। आफ्टर completing this table you must have seen that like plants animals also provide us with different kinds of food। तो यहाँ पे लिखा है प्लांट्स के अलावा एनिमल्स भी जो है हम लोग को अलग अलग तरह का फूड जो है यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड को प्रोवाइड करता है। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया, जैसे कोस्टल एरिया में रहने वाले बहुत सारे जो लोग हैं वो फिश को कंज्यूम करते हैं एज ए मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। In the previous classes, you have learnt about the food that we obtain from plants. We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. Similarly, animals reared at home. अब यहाँ पर जो है ये आपका ख़त्म हो गया क्रॉप प्रोडक्शन। यहाँ पे एनिमल्स के बारे में दिया गया है, जब उसको रेयर किया जाता है, रेयरिंग मतलब पालना होता है, जब उसको घर पे पालते हैं तो उसमें भी बहुत सारा यहाँ पे प्रोसेस जो है यूज़ किया जाता है, जैसे हम लोग प्लांट में यहाँ पे किए हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया क्रॉप प्रोडक्शन में जो है एक नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व किया जाता है ना, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्शन ऑफ सीड्स है, सोइंग है। उसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन द फार्म हैव टू बी प्रोवाइडेड, इसको भी यहाँ पे लिखा है जो प्रॉपर फूड प्रोवाइड करना पड़ता है, शेल्टर प्रोवाइड करना पड़ता है, केयर प्रोवाइड करना पड़ता है, इसमें भी यानी बहुत सारा काम यहाँ पे किया जाता है। वैन दिस इज डन ऑन ए लार्ज स्केल, यानी कि एक लार्ज स्केल पे जब हम लोग क्या करते हैं एनिमल्स को पालते हैं, ठीक है, उसी को एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है ना। इसको यहाँ पे डिफाइन आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर यहाँ पे आपका ख़त्म हो गया। तो इसका क्वेश्चन आंसर जो है एक सेपरेट वीडियो में हम इसको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और यदि आपको नोट्स यदि लगेगा खुद से आपको बनाना चाहिए वैसे, और ज़रूरत लगेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम नोट्स भी जो है एक वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आगे भी जो है इस तरीके का वीडियो जो है चैनल पर अपलोड होगा, तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।